बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घटना का चैप्टर नंबर 37 की पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन तक हम पढ़ चुके थे। आगे अब देखना है ब्लड क्लॉट के बारे में। बेसिकली ब्लड क्लॉट क्या होता है, यही जो हमने फिब्रिन फाइबर्स पढ़े हैं, इन्हीं का एक मेशवर्क बन जाता है और इन मेशवर्क के अंदर जो ब्लड सेल्स है वो इंट्रैप होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स और मुख्तलिफ तरह के ब्लड सेल्स जो वो इंट्रैप होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये जो क्लॉट है ये रिट्रैक्ट करता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये एक ब्लड वेसल दिखाऊं जो कि यहाँ से कट गई हुई है और इसके बीच में ये जो मेरा दूसरा ये वाला हाथ है, ये एक ब्लड क्लॉट है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये क्लॉट बन गया। ये क्लॉट अपने आप को इन वॉल्स के साथ चिपका लेगा और चिपकने के बाद ये क्लॉट छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा रिट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल की भी इस एंड को आप देख रहे हैं बंद कर रहा है ये। ठीक है, ये ब्लड वेसल को ये बंद करेगा। अब देखिए हुआ क्या बेसिकली ब्लड क्लॉट के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ सीरम। अच्छा, एक बात उन्होंने यहाँ पे जो बताई हुई है क्लॉट रिट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ सीरम में, कि क्लॉट तो रिट्रैक्ट कर जाता है और एक्सप्रेस करता है सीरम को। सीरम बेसिकली क्या होता है, अगर आप ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देना या प्लाज्मा, तो आपको पता है ब्लड सेल्स के अलावा जो होता है वो सारा प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में से भी अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी बाहर निकाल दूँ तो पीछे क्या रह जाएगा, सीरम रह जाएगा। तो इस जगह पे जो फ्लूइड होगा, जो एक्सप्रेस हो रहा होगा, वो सीरम होगा। क्यों? क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, जो फिब्रिनोजन वगैरह थी, वो तो अब क्लॉट बनाने में इन्वॉल्व हो गए हुए हैं। मिसाल के तौर पे एक मुल्क के अंदर फौज हर वक्त मौजूद होती है, लेकिन जिस वक्त जंग हो गई है उस वक्त तो सारी फौज बॉर्डर पे चली गई ना। अब मुल्क के अंदर तो फौज खत्म हो गई। मिसाल देने के लिए समझाया मैंने। इस तरह से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो तो सारे क्लॉट बनाने में शामिल हो गए हैं, तो पीछे जो रह गया वो आपके पास सीरम रह गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो क्लॉट रिट्रैक्शन हो रही थी, जो क्लॉट एक तरह से श्रिंक हो रहा था, वो किस तरह से होता है। बेसिकली क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं वो आपके पास प्लेटलेट्स कर रही होती हैं। होता क्या है बेसिकली, कि जो आपका क्लॉट होता है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ जगह पे प्लेटलेट्स इन्वेस्ट होती है। मिसाल के तौर पे ये मैंने क्लॉट बनाया था, ये फिब्रिन फाइबर्स बनाए थे मैंने, जिसमें ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स था। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक प्लेटलेट है, यहाँ पे प्लेटलेट है, यहाँ पे प्लेटलेट है। ठीक है, अब जब ये प्लेटलेट्स श्रिंक होंगी, जब प्लेटलेट्स श्रिंक होंगे तो प्लेटलेट्स की श्रिंक होने से ये जो फाइबर है ये भी करीब करीब आ जाएंगे। फाइबर्स करीब करीब आ जाएंगे तो क्लॉट छोटा हो जाएगा। प्लेटलेट्स की श्रिंक होती हैं, आपको पता है प्लेटलेट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जिस तरह एक्टिन थी, मायोसिन थी, थ्रोम्बोसिन थी। तो उन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से क्या होगा, प्लेटलेट श्रिंक करेंगे। जब प्लेटलेट श्रिंक करेंगी तो ये वो जो नेटवर्क था उसको भी श्रिंक कर देंगे। नंबर एक चीज़। नंबर दो, प्लेटलेट्स के अंदर आपको पता है ना फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर प्लेटलेट्स सिक्रीट करती चली जाती हैं, तो ये जो फिब्रिन का नेटवर्क बना हुआ था, इसके अंदर मजीद बॉन्ड्स बनना शुरू हो गए। इधर और बॉन्ड्स बन रहे हैं, और बॉन्ड्स बन रहे हैं, और बॉन्ड्स बनना शुरू हो गए। ज़्यादा बॉन्ड्स होने की वजह से ये नेटवर्क क्लोज होता चला जाएगा, ये नेटवर्क श्रिंक होता चला जाएगा, तो क्लॉट की रिट्रैक्शन होती चली जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो क्लॉट की रिट्रैक्शन हो रही है, कर कौन रहा है, प्लेटलेट्स। इस क्लॉट की रिट्रैक्शन को भी करवाने वाला या एक्सेलरेट करने वाला या बूस्ट करने वाला क्या है, थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन ने कितने काम किए, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किसने किया, थ्रोम्बिन ने। फिर नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर था, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को एक्टिवेट किसने किया, थ्रोम्बिन ने। अब क्लॉट बन गया है तो क्लॉट को रिट्रैक्ट कौन करवा रहा है, अगेन थ्रोम्बिन। ठीक हो गया। फिर आपके पास आता है पॉजिटिव फीडबैक ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, कि एक दफा जब क्लॉट बनना शुरू हो जाता है तो वो फिर मजीद अब और से और क्लॉट बनता रहता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक किसकी वजह से होता है, अगेन थ्रोम्बिन। ये भी थ्रोम्बिन का काम है। क्या होता है बेसिकली, आपको पता है ना, थ्रोम्बिन प्रो थ्रोम्बिन से बना था, यानी प्रो थ्रोम्बिन वाज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। ये जो थ्रोम्बिन बनता है ना, ये जाता है प्रो थ्रोम्बिन के पास और जाके कहता है ओए और ज्यादा थ्रोम्बिन बनाओ, तो थ्रोम्बिन की प्रोडक्शन मजीद इंक्रीज हो जाती है। जब थ्रोम्बिन की प्रोडक्शन मजीद इंक्रीज होती है तो ये आपके पास क्लॉट फॉर्मेशन को मजीद इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमने क्लॉट रिट्रैक्शन पढ़ी थी, इसमें कैल्शियम की मौजूदगी भी जरूरी है, जो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लेटलेट्स की इन चीज़ों के अंदर मौजूद था। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो थ्रोम्बिन ने पॉजिटिव फीडबैक कॉज करवाया है, जिसके अंदर क्लॉट को मजीद बढ़ाता चला जा रहा है, इसमें सिर्फ यही नहीं होता कि थ्रोम्बिन मजीद थ्रोम्बिन की प्रोडक्शन करवाता है, बल्कि थ्रोम्बिन कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी एक्टिवेट करता है, एक्सेलरेट करता है कि जनाब आप लोग भी काम करो। दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी कहता है क्लॉट को बढ़ाई जो। एक तो थ्रोम्बिन प्रो थ्रोम्बिन से कह रहा है मजीद थ्रोम्बिन बनाओ, तो थ्रोम्बिन बढ़ती जा रही है और सारी थ्रोम्बिन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को कहती जा रही है कि जनाब और काम करो, तो क्लॉटिंग इस तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर एक क्रिटिकल अमाउंट में थ्रोम्बिन एक दफा बन जाए तो फिर ये साइकिल, विशियस साइकिल एक तरह से चलना शुरू हो जाता है, फिर मजीद से मजीद थ्रोम्बिन बनती चली जाती है। अच्छा, आगे आ जाती है इनिशिएशन ऑफ कोएगुलेशन फॉर्मेशन
कोएगुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। हमने जो ब्लड कोएगुलेशन के 3 स्टेप्स पढ़े थे, उनमें पहला स्टेप था प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेशन, दूसरा था प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया था, और तीसरा था थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया था। हमने जो सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप था उनको पहले पढ़ लिया। अब आ गए हम फर्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेप था। वो कौन सा स्टेप है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक हो गया। 3 बेसिक चीजें होती हैं जिनकी वजह से ये बन रहा होता है। नंबर 1, ट्रॉमा टू द वैस्कुलर वॉल एंड एडजेसेंट टिश्यूज, कि अगर कोई वेसल है वो इंजर हुई है तो वैस्कुलर वॉल को जो ट्रॉमा मिला है उसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। दूसरा, ट्रॉमा टू द ब्लड मुख्तलिफ चीज़ों से एक्सपोज हुआ है, उसको बाहर जाके कुछ और सब्सटेंसेस मिले हैं, तो ब्लड के लिए भी एक ट्रॉमा है, इसके नतीजे में भी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। और तीसरा, ये जो ब्लड है ये डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स के साथ जब मतलब कांटेक्ट में आएगा, और इसी तरह बाहर मौजूद जो कोलेजन वगैरह है उनके साथ कांटेक्ट में आएगा, तो ये भी ब्लड के लिए एक एबनॉर्मल कंडीशन है, इसके अंदर भी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। तो 3 चीजें बेसिकली जिनकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहा है। हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के बनने को 2 तरह के पाथवेज में डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 तरह के पाथवेज हैं। एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है और एक इंट्रिंसिक पाथवे है। इंट्रिंसिक पाथवे वो है जो अंदर ही अंदर ब्लड की वजह से शुरू हो गया, ब्लड ने फेस किया, ब्लड ने अंदाजा लगाया कि यार क्लॉट बनाने की जरूरत है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। ठीक है। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसमें जो इर्द गिर्द के टिश्यूज हैं, जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं या इर्द गिर्द के टिश्यूज हैं, उन्होंने अंदाजा लगाया कि यार हमें ना प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने की जरूरत है। गुड हो गया। अब ये 2 पाथवेज हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से ब्लड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है और किस तरह से इर्द गिर्द के जो टिश्यू हैं वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के बनने का सबब बनते हैं। इन दोनों पाथवेज के अंदर हम बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर्स को पढ़ रहे होंगे। ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं, तो हमने उनको आमतौर पे हम उनको रोमन न्यूमेरल से इंडिकेट कर रहे होते हैं। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ये 7 लिखा हुआ है, और ये इस तरह से हम इनको बता रहे होते हैं। और जब कोई फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो उसको हम लिखते हैं किस तरह से हैं, उस फैक्टर के साथ स्मॉल a लिख देते हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि ये मैंने लिखा कि जी फैक्टर 10, जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा ना तो मैं लिखूंगा फैक्टर 10a। ठीक है। तो ये a का मतलब है कि ये एक्टिवेटेड फैक्टर की बात हो रही है और ये नॉन एक्टिवेटेड फैक्टर की बात हो रही है। गुड होगी बात। तो स्मॉल a के आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों पाथवेज को। पहले एक्सट्रिंसिक पाथवे को डिस्कस करेंगे, फिर इंट्रिंसिक पाथवे को डिस्कस करेंगे। लो जी, एक्सट्रिंसिक पाथवे की तरफ आ गए, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स की वजह से या वेसल्स को जो ट्रॉमा मिला है उसकी वजह से आपके पास ब्लड क्लॉट की डेवलपमेंट शुरू हो रही है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की डेवलपमेंट बेसिकली ब्लड क्लॉट की डेवलपमेंट ही है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जब डेवलप हो जाता है तो फिर बाकी स्टेप्स तो धड़ाधड़ होते हैं ना। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर डेवलप हो गया तो फिर प्रोथ्रोम्बिन ने फौरन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाना है, और फिर फिब्रिनोजन ने फौरन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाना है। जब फिब्रिन बन जाएगी तो फिब्रिन फाइबर्स बनेंगे, फिब्रिन फाइबर्स बनेंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ये सारा तो होता रहेगा, फिर तो बहुत तेजी से हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। गुड हो गया। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में बेसिकली होता क्या है, आपके पास सबसे पहले जब कोई ट्रॉमा मिलता है ब्लड वेसल्स को या इर्द गिर्द के टिश्यूज को, तो एक रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर हो जाता है। क्या होता है? एक टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है। गुड हो गया। ये टिश्यू फैक्टर के अंदर लिपोप्रोटीन्स भी होती हैं और फॉस्फोलिपिड्स भी होती हैं। ठीक हो गया। ये अगर मैं आपको शो करता हूं तो ये देखें, ये आपके पास आ गए टिश्यू फैक्टर। अब मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए रेड डब्बे बनाए हैं लिपोप्रोटीन्स, और ये ब्लैक सर्कल्स के बनाए हैं फॉस्फोलिपिड। तो टिश्यू फैक्टर के अंदर लिपोप्रोटीन्स भी मौजूद हैं और फॉस्फोलिपिड भी मौजूद है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में पहला स्टेप क्या हो गया आपके पास? टिश्यू फैक्टर की फॉर्मेशन। दूसरे स्टेप में क्या होता है? देखिए, आपके पास एक होता है फैक्टर 7। गुड हो गया। ये फैक्टर 7 इस टिश्यू फैक्टर की वजह से एक्टिवेट हो जाता है और क्या बन जाता है? फैक्टर 7 एक्टिवेटेड। ए मैंने लिख दिया का मतलब एक्टिवेटेड। ठीक है। अब होता क्या है, एक तो फैक्टर 7 का मैंने आपको बता दिया, फिर एक है फैक्टर 10। ये फैक्टर 10 इस फैक्टर 8 की वजह से और इस कैल्शियम की मौजूदगी में और टिश्यू फैक्टर की लिपोप्रोटीन्स की वजह से
तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, टिश्यू फैक्टर की लिपोप्रोटीन्स और एक्टिवेटेड फैक्टर 7 और कैल्शियम की मौजूदगी तो है ही है ना। ये फैक्टर 10 जो है ये एक्टिवेट होके क्या बन गया, फैक्टर 10 एक्टिवेटेड। तो ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 का बनना जो है ये आपके पास दूसरा स्टेप है इसके अंदर, एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर। अब ये फैक्टर 10A क्या करता है, ये फैक्टर 10A जो है ना, यानी एक्टिवेटेड फैक्टर 10, ये फॉरन फॉस्फोलिपिड्स को अपने साथ में लाता है, ठीक। और फैक्टर 5 की मौजूदगी में ये फैक्टर 10 आपके पास बना देता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जो हमने बनाना था वो बन गया, किसने बनाया, फैक्टर 10A ने, कैल्शियम की मौजूदगी में, फैक्टर 5 की मौजूदगी में और फॉस्फोलिपिड, टिश्यू फैक्टर की फॉस्फोलिपिड के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये फैक्टर 5 कहाँ से आ गया, अभी बताते हैं कहाँ से आ गया। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, यही काम है ना इसका। ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये इस फैक्टर 5 को एक्टिवेट करती है, यानी शुरू में थोड़ी सी थ्रोम्बिन बनने के बाद ये थ्रोम्बिन जाकर फैक्टर 5 को एक्टिवेट करेगी और मजीद तेजी से ये फैक्टर 5 एक्टिवेटेड हो जाएगा, ये काम तेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो फैक्टर 10A ने प्रोथ्रोम्बिन बनाई इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फैक्टर 5 विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये आपके पास तीसरा स्टेप था और इस तीसरे स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया विद द एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक हो गया। एक बार ये भी नोट कर लें कि चूंकि ये थ्रोम्बिन जो है ये इसको एक्टिवेट कर रहा है और इसके एक्टिवेट होने से मजीद थ्रोम्बिन बनेगी, तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहां से दिखा दूं तो स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, टिश्यू ट्रॉमा से टिश्यू फैक्टर बन गया। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, टिश्यू फैक्टर ने फैक्टर 8 को एक्टिवेट किया हुआ था, ये एक्टिवेटेड फैक्टर 8 और टिश्यू फैक्टर की लिपोप्रोटीन्स और कैल्शियम, इन सब ने मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बना दिया। ये आपके पास हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या हुआ, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 और फैक्टर 5 कैल्शियम की मौजूदगी में टिश्यू फैक्टर की फॉस्फोलिपिड्स के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया। तो ये आपके पास तीसरा स्टेप था और फिर आगे अगला स्टेप आ जाता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, यहां तक इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास इंट्रिंसिक पाथवे फॉर इनिशिएटिंग क्लॉटिंग। इंट्रिंसिक पाथवे बेसिकली क्या होता है, जब ब्लड को ट्रॉमा मिलता है, जब ब्लड का एक्सपोजर होता है कोलेजन के सामने या ट्रॉमाटाइज्ड ब्लड वेसल्स के सामने, तो ब्लड के अंदर ना दो चेंजेस आ जाती हैं। एक तो ब्लड के अंदर फैक्टर 12 की एक्टिवेशन हो जाती है, दूसरा ब्लड के अंदर प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स की रिलीज हो जाती है। गुड हो गया। ये जो प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स की रिलीज होती है, इन प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स के अंदर एक और चीज होती है, उसका नाम है प्लेटलेट फैक्टर 3, ठीक हो गया। तो इनफैक्ट प्लेटलेट फैक्टर 3 आ गया। पहला स्टेप ही ये है कि हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर नंबर 12 हो गई और प्लेटलेट फैक्टर 3 आ गया, ठीक है। अब सॉरी मैं साइड पे की हुई थी बुक। अब फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट कैसे हुआ है, जब ब्लड का एक्सपोजर हुआ है बाहर की सरफेस के साथ, तो सरफेस का एक्सपोज होकर फैक्टर 12 फौरन एक्टिवेट हो गया, पहला काम। दूसरा, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स रिलीज हो गई जिसकी वजह से फैक्टर 3 भी हमारे पास आ गया। तो ये तो होगा हमारे पास स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12 है ना, इसने फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट कर दिया, सिंपल सी बात है। और इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेनोजिन और प्री कैलेक्रीन, काइनेनोजिन इसको रिएक्शन के लिए चाहिए होता है और प्री कैलेक्रीन रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा होता है। तो फैक्टर 11 एक्टिवेट होगा, ये आपका दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या हुआ, इस एक्टिवेटेड फैक्टर 11 ने फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। गुड हो गई बात। चौथा स्टेप क्या हुआ, अब चौथे स्टेप में फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है। ये सिर्फ फैक्टर 9 से नहीं एक्टिवेट होता, इसके लिए एक्टिवेटेड फैक्टर 9 भी चाहिए, उसके अलावा फैक्टर 8 भी चाहिए, कैल्शियम तो खैर चाहिए ही चाहिए, और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स भी चाहिए, ठीक है। आप देखिए जरा नोटिस करें, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करना ना बड़ा औखा काम होता है। यहाँ पे जब हमने फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट किया था, उसके लिए हमें फैक्टर 8A चाहिए था, कैल्शियम की मौजूदगी चाहिए थी और टिश्यू फैक्टर के लिपोप्रोटीन्स चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी और फर्क चीजें चाहिए, यहाँ पे एक्टिवेटेड फैक्टर 9 चाहिए और फैक्टर 8 चाहिए और उसके अलावा क्या चाहिए, कैल्शियम की मौजूदगी चाहिए और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड चाहिए। तो ये सारी चीजें, हाँ ये प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड में से याद है आपको फैक्टर नंबर 3 निकला था स्टेप 1 के अंदर, ये फैक्टर नंबर 3 भी चाहिए। तो यानी जितनी भी सारी बची बची चीजें हैं ना, आप देखें पहले स्टेप के अंदर फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ,
और फैक्टर 3 बना। दूसरे स्टेप में फैक्टर 12 ने फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर दिया, फैक्टर 3 को भी हमने साइड पे किया हुआ है। तीसरे स्टेप में फैक्टर 11 ने फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर दिया। चौथे स्टेप में फैक्टर 9 ने और स्टेप 1 वाले फैक्टर 3 ने और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स ने और फैक्टर 8 ने, इन सब ने मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना है। ठीक हो गया? मैं लिख रहा हूं क्या क्या लगा है। एक आपके पास फैक्टर 3 जो कहां से आया था? प्लेटलेट से। उसके अलावा कैल्शियम तो खैर चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा फैक्टर 8 भी चाहिए। ठीक है, तो इन और फैक्टर 9 तो है ही है जो कि पिछले स्टेप में बना है अभी। तो इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में फैक्टर नंबर 10 हो गया एक्टिवेट। अभी जो फैक्टर 8 है ना, अगर ये नहीं होगा तो प्रॉपर क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी, तो हम कहेंगे बंदे को क्या हो गया? क्लासिक हीमोफीलिया। तो फैक्टर 8 ना हो तो हीमोफीलिया हो जाता है, और अगर हो तो हीमोफीलिया को प्रिवेंट कर लेता है। तो इसलिए इसको हम एंटी हीमोफीलिक फैक्टर कहते हैं कि यार अगर ये है ना तो ये हीमोफीलिया को रोक लेता है। ठीक है, इसी तरह उन्होंने यहाँ बताया हुआ कि जो प्लेटलेट्स हैं, हमने देखा प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड और प्लेटलेट्स का फैक्टर 3 भी बड़ा काम है यहाँ पे। तो प्लेटलेट्स का भी उन्होंने बताया है कि ये भी बहुत जरूरी होती है आपकी क्लॉटिंग के लिए, और अगर ये ना हो तो ब्लीडिंग डिजीज होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग ही होगी ना, सीधी सी बात है। प्लेटलेट कम होगी तो फैक्टर 10 एक्टिवेट नहीं होगा, फैक्टर 10 एक्टिवेट नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, और क्लॉटिंग नहीं होगी तो जारी बात है जगह जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ये दो पैथोलॉजीज उन्होंने एवं बस बीच में डिस्कस कर ली हैं। वैसे अभी आप तरतीब ही चलते आ रहे हैं। फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया। ठीक है, आपको याद होगा इधर भी स्टेप 2 में फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ था, इधर भी फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 10 से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने का जो सिलसिला है वो इधर भी सेम, यानी इंट्रिंसिक पाथवे में भी सेम है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी सेम है। वही वाला तरीका है वो जो मैंने बताया था ना, फैक्टर 10 के साथ फॉस्फोलिपिड का चिपकेगा, फैक्टर 5 रोल प्ले करेगा और कैल्शियम की मौजूदगी में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाएगा। यही काम यहाँ भी सेम डिटो कॉपी होगा कि ये जो फैक्टर 10 है ये फैक्टर 5 की मौजूदगी में फॉस्फोलिपिड के साथ टिश्यू फॉस्फोलिपिड के साथ चिपकेगा और कैल्शियम की मौजूदगी में क्या बना लेगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। गुड हो गया। आ गया था रोल ऑफ कैल्शियम आयन दोनों पाथवेज में। तो याद रखना पहले पाथवे के जो यानी कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के तीनों स्टेप्स में हर जगह कैल्शियम यूज हो रही है। इस पाथवे में भी ये देखो स्टेप 4 में फैक्टर 10 की एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम यूज हुई, फैक्टर 11 की एक्टिवेशन फैक्टर 9 की एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम यूज हुई, फैक्टर 5 की एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम यूज हुई। हर जगह कैल्शियम यूज हो रही है। सिर्फ जो स्टेप 2 है ना इसका फैक्टर 11 की एक्टिवेशन, इसमें हमने कहा था कि काइनेनोजन और प्री कैलेक्रीन यूज हो रही है। ठीक है, और पहले स्टेप में हमने कहा था कि बस फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हो गया। और तो इंट्रिंसिक पाथवे के पहले 2 स्टेप्स के अलावा सारे स्टेप्स में कैल्शियम यूज होती है। तो हमने कहा कि एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट 2 स्टेप्स इन द इंट्रिंसिक पाथवे कैल्शियम आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन और एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शंस। यानी कि अगर कैल्शियम नहीं होगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी। कितनी सिंपल सी चीज है ना। ठीक हो गया। कैल्शियम होगी तो ब्लड क्लॉटिंग होगी। तो हम जब किसी की बॉडी से ब्लड निकालते हैं, हम चाहते हैं कि यार क्लॉट ना हो जाए, हमने ब्लड को रख रहे हैं टेस्टिंग के लिए, किसी मकसद के लिए, हम पता क्या करते हैं? ये जो कैल्शियम होती है ना, इसकी कंसंट्रेशन को फारिग कर देते हैं। कैसे करते हैं? या तो हम कैल्शियम को डीआयोनाइज कर देते हैं, या हम कुछ सिट्रेट आयन वगैरह डालकर कैल्शियम को उससे रिएक्शन करवा देते हैं, या हम कैल्शियम की प्रेसिपिटेशन करवा देते हैं कुछ ऑक्सीडेट आयन वगैरह डाल के। तो ये 3 चीजें हैं, डीआयोनाइजिंग कैल्शियम या रिएक्टिंग कैल्शियम या प्रेसिपिटेटिंग कैल्शियम। हम तीनों तरीके से किसी भी तरीके से कैल्शियम को जरा खुड लाइन लगाते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। गुड हो गई बात। उसके बाद आता है इंटरेक्शन बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। बेसिकली इसमें क्या कहा है उन्होंने कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे एट अ टाइम दोनों काम कर रहे होते हैं। जाहिर बच्चा जब कट लगा है तो ब्लड को भी ट्रॉमा मिला है और ब्लड वेसल को भी मिला है, तो दोनों पाथवे काम कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता फर्क क्या है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है, जो ब्लड वेसल की वजह से होता है, वो बहुत एक्सप्लोसिव हो सकता है, बहुत तेज हो सकता है, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे स्लोअर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गया, वो इंट्रिंसिक पाथवे का पूरा ये आपको डायग्राम दिखाना मैं भूल गया। पहले स्टेप में फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ और प्लेटलेट से फैक्टर नंबर 3 बन गया था। ठीक है। दूसरे स्टेप में फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट हुआ विद द हेल्प ऑफ काइनेनोजन और प्री कैलेक्रीन। तीसरे स्टेप में फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। चौथे स्टेप में
फैक्टर नंबर 9 की मौजूदगी में और कैल्शियम की मौजूदगी में, और फैक्टर नंबर 8 की मौजूदगी में फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया, और फैक्टर नंबर 3 की मौजूदगी में भी, ठीक है, फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया। और ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 ने उसी तरह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया जिस तरह से इसने पिछले रिएक्शन में यानी एक्सट्रिंसिक पाथवे में बनाया था। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने के बाद तो आपको पता ही है कि वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ भी यूज हो रही है, कैल्शियम यहाँ भी यूज हो रही है, कैल्शियम 4th स्टेप में भी, कैल्शियम 3rd स्टेप में भी, सिर्फ पहले 2 स्टेप्स में कैल्शियम यूज नहीं हो रही। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ गए इंट्रावैस्कुलर एंटीकोएगुलेंट प्रिवेंट। अच्छा, अब एक सोचने की बात है कि यार इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली है कि क्लॉटिंग क्यों हो रही होती है। एक आम इंसान में नॉर्मल रूटीन में क्लॉट जब नहीं पैदा हो रहा तो क्यों नहीं पैदा हो रहा, कौन सी चीजें क्लॉट को प्रिवेंट कर रही होती हैं, उनको यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। खास तौर पे एंडोथीलियल सरफेस फैक्टर होते हैं। क्या वजह, बेसिकली जो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम है ना वो स्मूथ होती है, उसकी स्मूथनेस की वजह से उसके ऊपर एक क्लॉटिंग फैक्टर्स चिपकते नहीं है और क्लॉटिंग स्टार्ट ही नहीं हो पाती, पहली बात। दूसरी बात, एक ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर होती है एंडोथीलियम के ऊपर। ये ग्लाइकोकैलेक्स की जो लेयर है ना ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिपेल करती है, चिपकने नहीं देती, क्रीम लगने नहीं देती, तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती। तीसरी चीज क्या है कि हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है थ्रोम्बोडुलिन, एंडोथीलियल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। ठीक है, ये जो थ्रोम्बोडुलिन है ना ये थ्रोम्बिन को अपने साथ बाइंड कर लेती है, कहती है इधर आना, तू बड़ा फसाद पाना है। हमने देखा ना थ्रोम्बिन तो जगह जगह काम कर रही है, पॉजिटिव फीडबैक कर रही है, थ्रोम्बिन का तो बहुत ज्यादा रोल है क्लॉटिंग के अंदर। तो ये थ्रोम्बिन को थ्रोम्बोडुलिन बाइंड कर लेती है और कहती है भाईजान आपने काम नहीं करना। ना सिर्फ थ्रोम्बिन को पकड़ लेती है बल्कि थ्रोम्बोडुलिन और थ्रोम्बिन के बाइंड करने से एक प्रोटीन बनती है जिसका नाम है प्रोटीन सी, ये एक्टिवेट हो जाती है। जब ये एक्टिवेट होती है ना तो ये बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी इनएक्टिवेट करती है कि भाई थ्रोम्बिन को तो हमने काबू कर लिया है, अब प्रोटीन सी बनती है, एक्टिवेट होती है, और ये प्रोटीन सी बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी जरा रोक के रखती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रूटीन में ये सारी चीजें जो है वो क्लॉट को प्रिवेंट कर रही होती हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि थ्रोम्बिन को काबू कर लेना तो वो क्लॉट को प्रिवेंट करेगी। तो फिब्रिन फाइबर्स थ्रोम्बिन को काबू करते हैं, और एंटी थ्रोम्बिन 3 या एंटी थ्रोम्बिन हेपेरिन फैक्टर ये भी थ्रोम्बिन को काबू करती है। जो फिब्रिन फाइबर्स होते हैं ना वो भी आपको थ्रोम्बिन को चिपका लेते हैं। ज्यादातर तो 85 to 90% जो थ्रोम्बिन होती है ना वो फिब्रिन फाइबर्स में चिपक जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और इस तरह जो थ्रोम्बिन मजीद स्प्रेड नहीं हो पाती। ठीक हो गया। फिर हमने कहा था थ्रोम्बिन दैट डज नॉट एब्जॉर्ब टू द फिब्रिन फाइबर्स सून कंबाइंस विद एंटी थ्रोम्बिन 3, यानी जो थ्रोम्बिन फिब्रिन फाइबर्स नहीं चिपका सके या नहीं एब्जॉर्ब कर सके वो एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ लग जाती है। तो मुख्तलिफ तरीकों से हम थ्रोम्बिन को काबू कर रहे हैं क्योंकि थ्रोम्बिन कोएगुलेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होती है। याद है ना आपको, थ्रोम्बिन ने यहाँ पे फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवाया था, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को एक्टिवेट किया था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में काम करवाया था, क्लॉट रिट्रैक्शन में काम करवाया था, इतने काम थ्रोम्बिन करवा रहा था, याद है ना। तो हमने थ्रोम्बिन को मुख्तलिफ तरीकों से काबू कर लिया। ठीक, और एंड में डिस्कस करेंगे हेपेरिन को कि हेपेरिन एक एंटी कोएगुलेंट है, ये भी ब्लड क्लॉट को नॉर्मल रूटीन में किस तरह से अवॉइड कर रहा होता है। अच्छा, पहले तो उन्होंने बताया कि ये एक पावरफुल एंटी कोएगुलेंट है, लेकिन चूंकि ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है इसलिए कभी कभार ही इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल होता है एंटी कोएगुलेंट में। लेकिन बहरहाल फार्माकोलॉजिकल मतलब जब हम यूज कर रहे होते हैं चीजों को तो हम हेपेरिन को बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इसका बड़ा हमारे काम में आने वाली चीज है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बता रहे हैं ये जो हेपेरिन है ना इसका अपना तो कोई खास ऐसा एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, फिर हम इसको इतना पावरफुल एंटी कोएगुलेंट कहते क्यों है? पता है क्यों कहते हैं? अभी हमने पढ़ा ना कि एंटी थ्रोम्बिन 3 थ्रोम्बिन को रोकता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है ये भी क्लॉटिंग को रोकता है एक तरह से। अगर एंटी थ्रोम्बिन 3 हेपेरिन के साथ अटैच हो जाए ना तो फिर एंटी थ्रोम्बिन 3 की इफेक्टिवनेस कोई 100 टाइम्स से 1000 टाइम्स हो जाती है। यानी हेपेरिन खुद नहीं इतनी एंटी कोएगुलेशन कर रहा, लेकिन जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है ना यानी जो एंटी कोएगुलेंट है उसको इतना बकअप करता है, और शाबाश शाबाश लेवल है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो एंटी थ्रोम्बिन 3 अपना काम कई गुना ज्यादा कर देती है जिसकी वजह से क्लॉटिंग प्रिवेंट हो जाती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं होता कि एंटी थ्रोम्बिन 3 और हेपेरिन के मिलने से एंटी थ्रोम्बिन 3 की इफेक्टिवनेस बढ़ गई, बल्कि इनके मिलने से जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी उनकी भी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी कहता है बस तुमने भी काम नहीं करना, तो क्लॉट को और भी तरीके से प्रिवेंट कर लिया। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि ये जो हेपेरिन होती है ना ये काफी सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका जो रिलीज है वो मैस्ट सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसोफिलिक मैस्ट सेल्स। ये आमतौर पे प्री कैपिलरी कनेक्टिव टिश्यू में लोकेटेड होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हेपेरिन की सिक्रीशन है ना वो याद रखिएगा लिवर की कैपिलरीज में और लंग्स की कैपिलरीज में ना सबसे ज्यादा सिक्रीशन हो रही होती है।
उसकी क्या वजह है कि लिवर और लंग्स में ना यहाँ तक छोटे छोटे क्लॉट्स जो आपके ब्लड में वैसे बन गए हुए हैं किसी वजह से, इम्बोलिक क्लॉट्स, ये क्लॉट्स यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो ये वाली जगह उन क्लॉट्स को खत्म करती है। एंटीकोएगुलेंट है ना हेपेरिन, तो हेपेरिन की सिक्रीशन इन जगहों पे ज्यादा होती है ताकि जो क्लॉट छोटे मोटे बन गए उन क्लॉट्स को खत्म किया जा सके। तो इस तरह से प्रिवेंट किया जाता है क्लॉट की फर्दर ग्रोथ को और लंग्स और लिवर्स को बचा लिया जाता है। तो एक तरह से ये माइन्यूट क्लॉट्स को खत्म करने के लिए भी आपका हेपेरिन यूज हो रहा होता है। बाकी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर पार्ट 3 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए और मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।